हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये एनसीईआरटी क्लास 7th की हिस्ट्री में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये चैप्टर 2 आज डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हजारों सालों के दौरान जो परिवर्तन आए थे उन सभी चीज़ों को हमने डिटेल में जाना। और जिन लोगों ने पुराने वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम देखेंगे नए राजा और उनके राज्यों के बारे में। तो चैप्टर 2 में बिना देर किए हुए बढ़ते हैं। वीडियो अगर आप देखें अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ था। इसमें देखते हैं कितने राजवंश थे जिनका उदय हुआ था। ये देखिए, 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको यहाँ नीले कलर से दिखाती जाती हूँ। चौहान हो गए, गुर्जर प्रतिहार हो गए, चंदेल हो गए, और ये अगर देखा जाए यहाँ पर परमार हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, और भी रुकिए और भी आपको दिखाती हूँ। ये सारे के सारे जो भी मैप में दिखाए गए, चोल, चेर, पांडव, इन सभी के बारे में मैं आपके साथ पुराने वीडियोज़ में सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये जो जितने भी क्षेत्र थे और जितने भी ये राज्य थे, इन पर अधिकार करने के लिए कन्नौज के लिए एक त्रिगुटी युद्ध छिड़ा रहा हमेशा। अब देखते हैं वो किस तरीके से था। गुर्जर प्रतिहार, राजपूत, पाल, चोल और चौहान के स्थान का निर्धारण कीजिए। तो मैंने आपको उन चीज़ों के बारे में बता दिया। अब इसके बारे में थोड़ी थ्योरी जानते हैं और क्या है। नए राजवंश का जो उदय हुआ था वो विभिन्न प्रकार के बड़े भूस्वामी और योद्धा जो थे वो अस्तित्व में आना शुरू हो चुके थे। लोग प्रायः क्या करते थे, अपने सामंत के रूप में इनको मान्यता देते थे। अब मान्यता, सामंत जो शब्द है इसको समझने की जरा कोशिश करिएगा। जो सामंत होते हैं वो क्या करते थे, इनसे कहा जाता था कि वो राजा या जो भूस्वामी होते थे उनके लिए बड़े उपहार लाया करते थे, उनको सैन्य सहायता दिया करते थे, और अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर जो सामंत होते थे वो कभी कभार क्या करते थे, अपने आप को महासामंत या फिर महामंडलेश्वर भी अपने आप को नियुक्त कर लिया करते थे। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि स्वामी से अलग ये अपना होने का भी दावा करते थे। जो सामंत शब्द है ये पहले तो राजाओं को, अगर आप सीधी भाषा में समझें तो पहले तो जो अपने स्वामी या राजा हुआ करते थे उनको हेल्प किया करते थे, टैक्स वगैरह भी वसूला करते थे और उनको सैन्य सहायता दिया करते थे। मतलब राजा को जो भी आवश्यकता होती थी वो दिया करते थे। लेकिन राजा जैसे ही जरा कमजोर हुआ करता था, ये उन पर अधिकार, उन क्षेत्रों पर या तो स्वतंत्र घोषित किया करते थे अपने आप को, या फिर ये शासन राजा से छीन लिया करते थे। इस तरीके की चीजें भी देखी गई हैं। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वो क्या थे, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। शुरुआत में क्या थे, राष्ट्रकूट जो थे वो चालुक्य राजाओं के अंतर में थे। लेकिन 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट था, प्रधान दंतिदुर्ग। ये पूछा जाता है दंतिदुर्ग कौन था। दंतिदुर्ग जो था वो किस से संबंधित था, तो ये राष्ट्रकूटों से संबंधित था। इसने अपने ही चालुक्य जो स्वामी थे उनकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उसको हराया किसको, हिरण्यगर्भ को हराया था और एक अनुष्ठान किया। उस समय पर अनुष्ठान जो किया करते थे वो ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, और जो भी इसे करता था वो माना जाता था कि वो क्षत्रिय कुल में जन्म ना लेते हुए भी क्षत्रिय के रूप में वो स्थापित हो गया है। कुछ और उदाहरण भी अगर देखें, इन उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल भी किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, हरिचंद्र, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया था और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक इन्होंने स्थापित किए। जरूरी नहीं है कि जो जन्म से क्षत्रिय है वो क्षत्रिय ही रहेगा आगे, या फिर जो नहीं है वो किस तरीके से बदल सकता है। तो हमने देखा कि वो यज्ञ कराकर भी इन चीज़ों को कर सकता था। और इन्होंने भी, जैसे बात की जाए, अपने इन्होंने जो मेन चीज़ें थी, गुर्जर प्रतिहार लोगों ने, इन्होंने, ये ब्राह्मण थे, इन्होंने इन चीज़ों को छोड़कर सैन्य उठा लिया और जो था शस्त्र वगैरह अपना लिया, और इन्होंने क्या किया कि राजस्थान और कर्नाटक में सफल राज्य भी अपना स्थापित किया था। अब राज्यों के प्रशासन के बारे में देखें। राज्यों के प्रशासन में इकाइयों में महाराजाधिराज जैसे कि बड़ी बड़ी जो उपाधियाँ थीं, ये उपाधियाँ धारण किया करते थे, और इनके दावों के बावजूद भी वे अपने सामंतों के साथ ही किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मण के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। कितनी भी बड़ी उपाधि धारण कर लें, लेकिन उपाधि धारण करने के साथ साथ इनको सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा। किसानों का सपोर्ट लेते थे, सामंतों का सपोर्ट लेते थे, व्यापारी और ब्राह्मण इनका भी सपोर्ट लिया करते थे, क्योंकि भाई
जो किसान है उस समय पर टैक्स सबसे बड़ा जो मिलता था वो भूमि से ही मिलता था, फसल से ही मिलता था। अगर किसानों का मतलब सपोर्ट नहीं लेंगे तो राजा कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? उनके पास पैसा और इन सभी चीज़ों के लिए, सेनाएं रखने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालक, जो कारीगर हैं उनसे संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पाद का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या फिर बाध्य किया जाता था। टैक्स कलेक्शन का एक तरीका था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल किया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी ये लिया जाता था, मतलब जितने भी थे, पशुपालक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कारीगर हैं, कुछ हिस्सा उनको देना ही पड़ता था। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। जब राजा की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो वो अच्छे से शासन कर पाएगा और हमेशा मजदूर रहेगा। साथ ही क्या करते थे, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया करते थे। मंदिरों और दुर्गों का अपनी किसी तरीके से पावरफुल दिखाना है अपने आप को, और जब तक वो पावरफुल नहीं दिखाएंगे तब तक उनका साम्राज्य वहाँ पर नहीं रह पाएगा। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलते थे, तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं भी बनती थी। तो युद्ध भी किया करते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती थी, और ये परिवार जो होते थे ना, बड़े प्रभावशाली परिवार होते थे। उन्हीं में से उनको किया जाता था कि ये इनको नियुक्त कर दिया, ये सारा टैक्स कलेक्शन का काम करेंगे, या जो कर है उनको वसूलेंगे। और ये पद जो होते थे वो वंशानुगत भी होते थे, मतलब एक ही परिवार में चले आ रहे हैं, वही फिर आगे काम कर लेते थे। सेना में भी ऐसा ही होता था कि आज ये जो देखते थे कि अपने राजा के जो निकट संबंधी होते थे उन्हीं को इनमें रखा जाता था। आपने बाबर के बारे में देखा, आपने अकबर के बारे में देखा, बहुत सारे आप ऐसे देखेंगे मुगल काल के टाइम पर। और इवन आज भी अगर आज उस लैंग्वेज में अगर आप यूज़ करेंगे तो भाई भतीजा बात भी से कह सकते हैं। अपने परिवार के लोग, तब लोकतंत्र तो था नहीं, तब तो राजाओं की सेनाएं हुआ करती थी, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, पर फिर भी ज़्यादातर जो पार्टीज़ हैं वो कोशिश करती हैं कि अपने ही लोगों को लाएं। अब प्रशस्तियां और भूमि अनुदान की बात करी जाए। भूमि अनुदान में क्या करते थे कि एक क्षेत्र वगैरह कोई होता था और कह दिया जाता था कि ये ब्राह्मणों को दिया जा रहा है, तो जो राजा देता था वो उसमें कुछ लिख देता था। जो मतलब पात्र हुआ करते थे, अभी देखते हैं पीतल के कुछ पात्र थे, उनमें लिख दिया जाता था कि ये ज़मीन इसको दी जा रही है। तो जो ज़मीन दी जाती थी उसका वो प्रॉपर तरीके से उसका टैक्स कलेक्शन वो कर सकता था, ये उसके नाम हो जाती थी ज़मीन इस तरीके से। अब प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द सत्य भी नहीं हो सकते, ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें सही हों, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे उस समय के लोग। अपने बारे में बड़ी बड़ी तारीफ़ें किया करते थे, और कई चीज़ें हैं जो विद्वानों के द्वारा भी रची गई हैं। अब इसमें और चीज़ देखते हैं, राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान जो दिया करते थे वो ताम्र पर लिखे हुए अभिलिखित होते थे। ये दिख रहे हैं आपको, था इस पे लिख दिया करते थे, और जो भूमि पाने वाला व्यक्ति होता था उसको ये दिए जाते थे। इस पर एक तरीके से ये मोहर लगा देते थे। अब इसमें ये लिखा एक तरीके का बताया गया कि जब भूमि देते थे तो उसमें क्या क्या लिखा होता था, वो पूरा इसमें बताया गया। उसमें यही कहा गया है कि सारी चीज़ों को, ये जो भूमि है इसका टैक्स कलेक्शन या सारी चीज़ें, इसमें जीव जंतु जो हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, यहाँ का सिंचाई से संबंधित कोई सामान है, यहाँ पर फसल जो भी उपज होगी, उस सभी का अधिकार उस व्यक्ति का हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में एक बड़ा संस्कृत महाकाव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास दर्ज हैं। कल्हण नामक, ये कई बार पूछा जाता है कल्हण के बारे में कि कल्हण से आपको क्या पता चलता है, तो आपको पता चलता है इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में। इन्होंने अपना जो पूरा वृत्तांत लिखा था, और इसके लिए शिलालेख, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और ब्यौरे से पहले इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया था। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह एक असाधारण ग्रंथ माना जाता है। कल्हण के बारे में जब भी पूछा जाए कि कल्हण की जो पुस्तक है या जो चीज़ें हैं संस्कृत काव्य, वो आपको किसके बारे में बताता है, तो आपको बताना है कि हमें कश्मीर के बारे में जानकारी, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। धन के लिए भी युद्ध हुआ करते थे। अब जानते हैं बिना धन के तो कहीं पर भी नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है। तो जिस तरीके से देखा जाता है, जितने भी राजवंश हुआ करते थे, अब एक विशेष रूप से हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, गंगा घाटी में कन्नौज नगर, जिसके लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक लड़ते रहे। इसी को इतिहासकारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष का भी नाम दे दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कन्नौज के लिए लड़ने वाले शासक कौन कौन से थे, तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। बहुत बार यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
शासकों ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण भी करवाया, अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए किया करते थे और दूसरों पर आक्रमण करने के लिए मंदिरों को भी कभी कभी अपना निशाना बनाया करते थे। सपोज करिए पल्लवों ने कुछ मंदिर बनवाया, अब राष्ट्रकूटों को समझ में नहीं आ रहा तो वो मंदिर को ध्वस्त कर दिया करते थे, या फिर उन्होंने बनवाए तो उन्होंने तोड़ दिए। इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती थी। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से लेकर 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया था। वह हर साल लगभग उपमहाद्वीप पर हमला करता था और संपन्न मंदिर जो थे उन पर निशाना बनाया करता था। जैसे कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी था, इस पर इसने लगभग 1026 के लगभग इसने 1026 के लगभग इसने यहाँ पर आक्रमण किया था और ये हमेशा ऐसा किया करता था, हर बार आता था और मंदिरों को निशाना बनाया करता था। उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च उसने किया था। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था, इसलिए उसने कहा अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अब वो अरबी में लिखना चाहता था, उसने अरबी में लिखी इस किताब उल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसको लिखने के लिए वो क्या करता था, संस्कृत के विद्वानों से भी वो परामर्श किया करता था। अल बरूनी के नाम में पूछा जाता है अल बरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो किताब अल हिंद जो है वो अल बरूनी के ने लिखी हुई है। और युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चौहान थे, जिन्हें हम बाद में चौहान के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर इनका पूरा शासन हुआ करता था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण में क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और गुजरात में जो चालुक्य थे उनसे और पश्चिमोत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ती थी। चौहान का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो कौन था, पृथ्वीराज तृतीय था, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान को 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों उसे हार देखनी पड़ी थी। तो पृथ्वीराज तृतीय एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि तराइन के युद्ध के बारे में, तो तराइन के युद्ध के बारे में आपको पता होनी चाहिए। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच ये हुआ था। 2 बार डायरेक्ट युद्ध हुए, पहली बार में तो इसने पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन दूसरी बार में मोहम्मद गौरी जीता था। फिर इसके बाद चोल राज को अगर देखा जाए, चोल राज को अब अगर आप पास से देखेंगे, मैंने इन सभी के बारे में बताया, उरैयू, मदुरई, तंजावर और गंगई कोंडचोलपुरम, ये सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर अपने नोट्स में लिखते हुए चलें। उरैयूर से तंजावर तक देखते हैं, इनकी जो चीज़ें थी वो फैली हुई थी। चोल वंश सत्ता में कैसे आया था, देखिए कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम के एक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की पहले ये सत्ता हुआ करती थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महंत थे। उरियार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालन ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर एक डेल्टा पर कब्जा कर लिया था, जो तंजावुर से है, और निशंभुसूदनी देवी का मंदिर वहां पर इन्होंने बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उनको राज्य, अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में इसको बदलता गया। तो चोल वंश के बारे में बताया जा रहा है कि चोल सत्ता किस तरीके से आगे तक बढ़ती गई। दक्षिण और उत्तर के जो पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा भी बना लिए गए। राजराज प्रथम जो थे वो सबसे शक्ति चोल शासक थे। पूछा जाता है राजराज प्रथम के बारे में, तो राजराज प्रथम जो थे वो सबसे शक्तिशाली चोल शासक थे और 985 में वे राजा बने और उसी ने अपनी से इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर नियंत्रण और विस्तार अपना कर लिया था। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र जो थे राजेंद्र प्रथम, उसने नीतियों को जारी रखा और गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया और वहां पर भी अपनी कुछ अभियान के लिए एक जल सेना भी बनाई थी। भव्य मंदिर और कांस्य कला मूर्ति के बारे में अगर देखें तो राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावर और गंगाई कोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की एक विशेष दृष्टि से चमत्कार ही मतलब लगते हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के मतलब जो थे केंद्र वो बन गए थे और शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा जो भूमि दी गई थी उससे काफ़ी संपन्न हो गए थे और इस भूमि की उपज के उन सारे विशेषज्ञों को निर्वाह करने में खर्च हो जाती थी, जैसे कि जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे, पुरोहित हो गए, मालाकार हो गए, बावर्ची हो गए, मेहतर हो गए, जो वहाँ की साफ सफाई सारी चीज़ों की या उनकी रचना किया करते थे या उनकी देखभाल किया करते थे, संगीतकार, नर्तकी इत्यादि। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान ही नहीं थे, वो क्या थे,
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र बन गए थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। कांस्य प्रतिमाएं जो हैं वो चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कांस्य प्रतिमाओं के लिए सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है तो चोल शासन को माना जाता है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो केवल देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों के लिए भी बनाई गई थी, भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई के लिए अगर देखा जाए तो कई उपलब्धियां इसमें भी हासिल हुई और इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे बाहर की जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी उपजाऊ हो जाता है और इससे पानी कृषि और विशेषतः चावल की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा आर्द्रता मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी। 5वीं या 6वीं शताब्दी के आकार में बड़े इलाके में बड़े पैमाने पर यहाँ पर कृषि शुरू हो जाती है। कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को मतलब बराबर किया जाना और डेल्टाओं को जो क्षेत्र है उनको बाढ़ रोकने के लिए तटबंध भी किया जाता था, ताकि किसी भी तरीके से पानी मिल सके और सिंचाई यहाँ पर करी जाती रहे। ये देखिए यहाँ पर एक 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार है। हौज में नदी की शाखाओं में पानी को प्रवाहित को किस तरीके से नियंत्रित किया जाता है। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई के लिए कृत्रिम रूप से भी आवश्यक होती थी। हमेशा नेचुरल सिंचाई जो नहीं मिल पाती थी तो कई बार आर्टिफिशियल भी करना ज़रूरी होता था। इसमें बारिश के पानी को किस तरीके से इकट्ठा करना, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर जो किसान थे सक्रिय रूप से काम करते थे और इन चीज़ों को देखा करते थे। अब साम्राज्य का प्रशासन की अगर बात करें किस तरीके का था, तो प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, जो किसानों की बस्तियां थी वो उर कहलाती थी, संचित खेती के साथ बहुत समृद्ध होती गई। जब किसानों के पास खेती अच्छी होती जाएगी तो उनके पास सरप्लस में चीज़ें आती जाएंगी। इस तरह के गाँवों को क्या कहा जाता था, समूह जो होता था उसको नाडु कहा जाता था। और ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य भी किया करते थे। बैलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देख रेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नाडु क्या है तो ये एक तरीके के गांव का समूह हुआ करता था। धनी भूस्वामी को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेंदलन जो 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किसान हुआ करता था। मैंने आपको बताया था मुवेंदलम किसे कहते हैं जब मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ाया था। अरैयार जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी इनको सौंपे गए। फिर भूमि के कुछ प्रकार हुआ करते थे। चोल हो गए, बेलन वगाई हो गया, ब्राह्यदेय हो गया, सालाभोग हो गया, देनदार हो गया। इस तरीके से जो भूमियाँ दी जाती थी उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अब कुछ भूमियाँ अनुदान में दी जाती थी। ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ, उनको या तो भूमि अनुदान या फिर ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां भी अस्तित्व में आई थी। प्रत्येक ब्राह्मदेय की देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरे दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर कर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित किया करते थे। ये जो पॉइंट्स है ना, जैसे नगरम आ गया, नाडु आ गया, और आ गया, इन सभी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जान लेना जरूरी है कि इनको कब क्या क्या कहा करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का विस्तार मिलता है या वर्णन मिलता है कि ब्राह्मण की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज होना, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनमें एक तालपत्र में छोटे से टिकट पर लिख दिया जाता था और बाद में मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। फिर एक छोटे लड़के से कहा जाता था कि वो इसमें से कोई टिकट निकाल ले। तो इस तरीके से समितियां भी बनाई जाती थी। ये पूरा जो मैंने आपको बताया, तांग वंश के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तांग वंश के युग का चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक बना रहा। इसकी राजधानी सियुआन दुनिया की सबसे बड़े नगरों में एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। और इसमें तांग साम्राज्य की परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही और प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों की चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक भी कायम बनी रही। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया।
और सारी चीज़ें मैंने डिटेल में जानी कि नए राजा और उनका उदय किस तरीके से हुआ, क्या क्या चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण थी, उन सभी को डिस्कस किया। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।